दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओए न्यूज में, जहां हर दिन की तरह हम आपके लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी मुख्य खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले चीनी बीमारी से संक्रमित आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं। तो अब तक 4,26,000 लोग संक्रमित, जिसमें से 1,75,000 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 2,37,000 लोग ठीक हुए। यहाँ राहत की बात यह है कि 13 दिन में ठीक होने वालों की संख्या बीमारों से ज्यादा। इसी के साथ आप देखेंगे चीन से साइबर अटैक की आशंका पर अब भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। और जानेंगे जगन्नाथपुरी यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, अब शर्तों के साथ दी इजाजत। साथ ही जानेंगे WHO ने कोरोना वायरस को लेकर दी ये बड़ी चेतावनी, कहा नहीं दे सकते ऐसे मात। दोस्तों हर खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं, इसलिए खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आप देखेंगे भारतीय वायुसेना की तैयारी से खौफजदा चीन, तिब्बत में 3 एयरपोर्टों पर बढ़ाए लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारतीय वायुसेना को अलर्ट पर रखे जाने से खौफजदा चीन ने भी तिब्बत में पड़ने वाले 3 एयरफोर्स स्टेशनों पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। ताजा स्थिति यह है कि इस वक्त दोनों देश की वायुसेनाएं हाई अलर्ट पर है। सूत्रों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा एरेसी के निकट तिब्बत में 3 एयरपोर्ट नेगेरी, सिगात्से तथा न्यायगिची हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। यहां युद्ध विमानों की तैनाती की गई है। वहीं खबर है कि यह कदम पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर उठाया गया है तथा लगातार इन एयरपोर्टों पर बड़े पैमानों पर लड़ाकू विमानों की गतिविधियां देखी जा रही हैं। वहीं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना की तैयारियों से बौखलाकर चीन ने यह कदम उठाया है। चीन के किसी भी पैंतरे का जवाब देने के लिए यहां सेना को LAC पर छूट दे दी गई है। वहीं वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर दी ये बड़ी चेतावनी, कहा नहीं दे सकते ऐसे मात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के लगातार तेजी से बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि हम इस अलग थलग दुनिया के साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को नहीं मात दे सकते। टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा वायरस ही नहीं है, बल्कि वैश्विक एकजुटता और वैश्विक नेतृत्व की कमी भी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण ने इस महामारी को बढ़ा दिया है। हम में से कोई तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हम सभी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं आपको बता दूं कि बीते सप्ताह WHO के प्रमुख ने कोरोना वायरस के नए और खतरनाक चरण की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। SSC भर्ती 2020 की और आयु की गणना जनवरी 2021 से, विवाद शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कर्मचारी चयन आयोग की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF और दिल्ली पुलिस SI की भर्ती 2020 में आयु गणना की तिथि को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आयोग ने पिछले सप्ताह इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि 2020 की इस भर्ती के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु की गणना के लिए 1 जनवरी 2021 को आधार माना गया है। इससे वे प्रतियोगी परेशान हैं जो 1 जनवरी 2021 को आधार माने जाने से अधिकतम आयु के कारण ओवरएज हो रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने आयु गणना की तिथि में बदलाव के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे लेकर कई ग्रुप बनाए गए हैं, जहां प्रतियोगी छात्र पिछली भर्तियों के नोटिफिकेशन के साथ अपनी बात दमदारी के साथ उठा रहे हैं। PMO और कार्मिक मंत्रालय को लगातार ट्वीट भी किया जा रहा है। तो इसी के साथ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, अब शर्तों के साथ दी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बिना समझौता किए और मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को हुई सुनवाई में पुरी में 23 जून को होने वाली रथ यात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक दी थी। लेकिन कोर्ट के फैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को पलटते हुए जगन्नाथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेशों में कहा कि अगर ओडिशा सरकार को लगता है कि कुछ चीजें हाथ से निकल रही हैं तो वो यात्रा को रोक सकती है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। ओडिशा के रायगढ़ में भूकंप का हल्का झटका, रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के रायगढ़ जिले में भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया है। काशीपुर इलाके में आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सोमवार शाम 4:40 पर लगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इससे पहले पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम के गुवाहाटी समेत मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक भूकंप के हल्के झटके लगे।
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 दर्ज की गई थी। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश में बिजली बिल आधे, 56 लाख उपभोक्ताओं को 3 महीने सिर्फ 50 रुपए और 100 से 400 तक के बिल वालों को 100 रुपए ही जमा करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। लॉकडाउन के दौरान महीने के बिजली का बिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधा कर दिया है। सोमवार को इसका ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अप्रैल में 100 रुपए तक का बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को मई, जून, जुलाई में सिर्फ 50 रुपए ही भरना होगा। शिवराज ने 10 से ज्यादा आम उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस योजना के प्रदेश से 95 लाख उपभोक्ताओं को सीधे 600 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। इसमें 56 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 50 रुपए भरना होगा। तो इसी के साथ चीन से साइबर अटैक की आशंका पर अब भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत की साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी CERT द्वारा देश में चीन के हैकरों की ओर से साइबर हमले के होने की चेतावनी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। चेतावनी में कहा गया है कि चीन के हैकर कोरोना की मुफ्त जांच का झांसा देकर लोगों को साइबर अटैक का निशाना बना सकते हैं, इसलिए किसी को भी अपनी निजी और वित्तीय जानकारी न दें। वहीं आपको बता दूं कि भारत की साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी CERT ने 19 जून को अपनी जारी एडवाइजरी में कहा था कि ये साइबर हमले सरकार की ओर से वित्तीय सहायता का काम देने वाली सरकारी एजेंसियां, विभाग तथा कारोबारी संस्था का छद्म रूप लेकर किए जा सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। यूपी में 24 घंटे में निकले कोरोना के 591 नए केस, 19 मरीजों ने तोड़ा दम। जी हाँ दोस्तों, यूपी में सोमवार को कोरोना के 591 नए मामले आए हैं। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,322 हो गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 19 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद अभी तक प्रदेश में कुल 569 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दो कि यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को 24 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसी के साथ आप अगली खबर देख पा रहे होंगे, भारत का ओलंपिक में 100 साल का सफर पूरा। इन 5 बड़ी कामयाबियों ने भारतीय खेल को बदला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आज 73वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 जून 1948 से हुई थी। हालांकि पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में ग्रीस के एथेंस में खेला गया था। इन गेम्स में भारत ने अपना 100 साल का सफर पूरा कर लिया है। देश ने पहली बार आधिकारिक टीम 1920 के ओलंपिक में भेजी थी। यह गेम्स पहले वर्ल्ड वार के बाद बेल्जियम के एंटवर्प में हुए थे। वहीं आपको बता दूं कि भारत ने अब तक 26 मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। देश को हॉकी में 11 और शूटिंग में 4 पदक मिले हैं। इसके अलावा रेसलिंग में 5, बैडमिंटन, बॉक्सिंग में 2-2 और टेनिस वेट लिफ्टिंग में 1-1 पदक जीता है। सो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।